हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट चैप्टर हम लोगों को इको का इस वीडियो में करना है। इस वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, बस इतनी तुम लोग से रिक्वेस्ट है। और बाकी लाइक तो कर ही दिए करो बिना बोले, है ना। अगर पसंद आती है तो जरूर से। चलो, मीनिंग ऑफ कॉस्ट हम लोगों को सबसे पहले जानना है। तो देखो इकोनॉमिक्स, अब देखो अकाउंट्स में हम लोग कॉस्ट का मतलब क्या जानते हैं। तुम ये भी समझो, सब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब चेंज होते जाता है। अकाउंट्स में कॉस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं ये होता है कि देखो यहां पर ना, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो एक यूनिट के ऊपर जितना खर्चा होता है, जैसे मान लो मेरे को ये माउस का प्रोडक्शन करना है, ये माउस है मेरे पास, इसका प्रोडक्शन करना है, तो इसके प्रोडक्शन में इन टोटल कितना खर्चा आया, तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल कॉस्ट इन अकाउंटेंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट। ठीक है, पर हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करें तो कॉस्ट का मतलब वही होता है, पर इट इज सब डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, तो वो हमको देखना है। तो देखो, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग वही है। बट जैसे अकाउंट्स में सिर्फ ये मीनिंग करके खत्म कर देते हैं कॉस्ट, पर उसमें फिर बहुत सारे, अब देखो तुम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, डायरेक्ट कॉस्ट, है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो वहां पर ऐसे सब डिवाइड होता है, यहाँ पर ऐसे सब डिवाइड होता है। देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, पहला बोल रहा है मनी, दूसरा होता है रियल और तीसरा होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर इकोनॉमिक तीन में डिवाइड है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल कॉस्ट। तो देखो मनी कॉस्ट क्या होता है, जिसमें तुम एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर करते हो। क्या करते हो, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। भैया मतलब 500 का नोट निकाल के कैश में पेमेंट करते हो, तो दैट इज मनी कॉस्ट। समझ में आया। तो देखो, if the remuneration of the factors of production are to be paid in the form of money, then it is called money cost. For example, rent paid to the land, wages to the laborers, that is। ठीक है, रियल कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट जिसमें तुम एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, बट फिर भी वो अकाउंटेड फॉर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, एफर्ट जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं प्रोडक्शन में, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, जो लोगों की एक्स्ट्रा लेबर लगती है, ठीक है, तो वो चीजें किसमें आती है, रियल कॉस्ट के अंदर आती है। जो लोगों के क्या बोलते हैं, जो क्यों लोग एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालेंगे, उन लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये सब चीजें तो लोग अपने अंदर से शिद्दत से, अरे नहीं यार मैं कंपनी के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं अच्छे से काम करूंगा, तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल रियल कॉस्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। एक्सर्शन, ये देखो एक्सर्शन मतलब एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लेबर दैट आर ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये कैसे इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि इनको कोई देखता नहीं है डायरेक्टली, डायरेक्टली कोई नोटिस ही नहीं करता कि अरे बंदा इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, ऑल दीस एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस टुगेदर विल बी कॉल्ड रियल कॉस्ट। तो ये सारे एफर्ट्स और सैक्रिफाइस जो बंदा करता है प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए, ये सैक्रिफाइस और एफर्ट्स वो डालता है, वो रियल कॉस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सर्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लेबर, वेटिंग एंड सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड फॉर सेविंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वो बंदा काम करता है। सेविंग कैपिटल मतलब कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सब काम करता है, ऑल टाइप ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट इज रियल कॉस्ट, मतलब मनी कॉस्ट में एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होगा, रियल कॉस्ट में एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, रियल कॉस्ट मतलब तुम्हारा डेडिकेशन, मेहनत। फिर आता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, अगेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज समथिंग मनी कॉस्ट की तरह ही है, जहां पर, लेकिन इसको तुम समझो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज आउटसाइड, आउटसाइडर्स को जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जो आउटसाइडर्स को हम पेमेंट करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो देखो, एक्चुअल मनी मेड बाय द फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मनी से रिलेटेड है, और फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज, ठीक है, आउटसाइडर से। These costs are actual money expenses directly incurred for purchasing the resources, for example rent to the land, wages to labor, expenditure raw material, borrow। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मनी और एक्सप्लिसिट तुम लोग मान सकते हो सेम ही है। ठीक है, सेम ही मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या इन्वॉल्व है, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरी कोचिंग है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोचिंग है, तो मेरी कोचिंग में मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ऐसे सैलरी तो नहीं देता, मैं अपने आप को ऐसे सैलरी देता हूँ क्या, नहीं देता। मैं अपनी मैनेजरियल, एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं मैं अपना सैलरी का हिस्सा अलग करता हूं एज एजुकेटर, एज एजुकेटर मैं अपनी कोचिंग में अपनी सैलरी का हिस्सा अलग करता हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो मान लो, लेकिन जो मेरी मैनेजमेंट स्किल्स है, जो मेरी प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग स्किल्स है, अगर मैं वो सब भी इन्वॉल्व कर रहा हूं और मैं एज अ मैनेजर अपने आप को सैलरी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, एज अ मैनेजर, तो वो मैं जो अपना पर्सनल टैलेंट अपने बिजनेस में लगा रहा हूं, जिसके लिए मेरे को एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो जो होता है ओनर का खुद का टैलेंट होता है, जो वो लगाता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस के ऊपर। तो देखो, these costs are imputed costers of factors of production owned by the producer himself, which are generally left out in the calculation of expenses। देखो
क्या बोल रहा है, ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, मतलब ऐसा टैलेंट जो प्रोड्यूसर का खुद का होता है, जो वो लगाता है और जो वो कैलकुलेट नहीं करता, लेफ्ट आउट इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। मैं क्या बोला, मैं अपने आपको सैलरी नहीं दे रहा हूँ, मैनेजर मैनेजर मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द ओन लैंड, तो यहां पर बोल रहा है अगर मैं अपने खुद ही के घर में पढ़ा रहा हूं तो रेंट तो नहीं इंक्लूड करूंगा, अपने खुद के घर पढ़ा रहा हूं तो रेंट का खर्चा इंक्लूड करूंगा नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने खुद के कैपिटल में अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, ठीक है, तो वो सब चीजें, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। explicit costs are recorded in the books of account but implicit costs are not recorded, ठीक है। explicit costs are also called accounting cost, तो ये एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि explicit cost को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। नॉर्मल कॉस्ट मतलब वो नॉर्मल खर्चे, वो मिनिमम नॉर्मल खर्चे जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने में हेल्प करते हैं। तो देखो, टू कीप एन एंटरप्राइज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने में नॉर्मल जो मिनिमल जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो होते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल, तो इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट मींस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल। भैया क्लास 12th में तो हम लोग पढ़े थे, क्लास 11th में पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं बोला बेटा प्रोफेशनल में आ गए हो, थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को नया और सिखाएंगे। तो इन इकोनॉमिक्स एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल कॉस्ट तीनों मिला के कॉस्ट बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन। इसका एग्जांपल दिया था कि मेरे को एक जॉब मिल रही है 50,000 की, एक जॉब मिल रही है 40,000 की, तो मैं 50,000 की जॉब को अगर ऑप्ट कर रहा हूं तो वो 50,000 की जॉब ऑप्ट करने के लिए मैंने 40,000 की जॉब को छोड़ दिया, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 40,000 जॉब इज 50,000 जॉब, ठीक है। मतलब 40,000 जॉब के लिए मैंने 40,000 जॉब को छोड़ दिया मैंने 50,000 जॉब के चक्कर में, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो देखो which is foregone individual national, suppose a price of land can be used for growing a piece of land, होगा ये price of land क्यों बोल रहे हैं, a piece of land can be used for growing wheat and rice, if the land is used for growing rice it is not available for wheat, ठीक है। तो बोल रहा है अगर राइस उगाओगे तो व्हीट के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो बोल रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर राइस इज अ व्हीट क्रॉप। तो सिंपल सी बात है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा राइस का वो क्या हो जाएगी, व्हीट क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। विच इज फॉरगॉन, व्हीट क्रॉप इज फॉरगॉन ना, है ना, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, तो व्हीट क्रॉप इज फॉरगॉन, और वही क्या था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। जैसे मेरे केस में 50,000 सैलरी जॉब और 40,000 सैलरी जॉब, तो अगर ये नहीं लेता तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन बिकॉज ऑफ 50,000 जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेटा यहाँ पर तुमको दिया है कि देखो, जैसे अगर तुम ये देखो राइस, पहले यहाँ तुम प्रोडक्शन कर रहे थे, व्हीट ज्यादा उगा रहे थे, राइस कम उगा रहे थे, व्हीट ज्यादा उगा रहे थे, राइस कम, लेकिन जब तुम व्हीट कम किए तो तुम राइस को बढ़ा दिए, व्हीट कम कर दिए तो राइस को बढ़ा दिए, तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये जो एरिया हुआ ये हो गया तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो देखो यूजिंग अ पीस ऑफ लैंड, इधर वही सब दिया है, देखो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डी एफ अमाउंट ऑफ राइस इज द सी अमाउंट ऑफ व्हीट, देखो तो ये बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डी एफ अमाउंट ऑफ राइस इज सी अमाउंट ऑफ व्हीट, तो वही चीज मैं भी तुमको बोला, ये वाला एरिया, ये वाला जो जोन है वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, क्योंकि कर्व तुम लोगों को आने चाहिए, ये जो कर्व है, क्योंकि क्या है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम अगर दिसंबर वालों का या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हो तुम लोग, तो तुम लोगों का नहीं है, तो तुमको ये कर्व आना चाहिए, समझ रहे हो, ये कर्व है और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर व्हीट इतना कम हुआ, इस वजह से राइस इतना बढ़ा, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रयोग कहां कहां हो सकता है, तो देखो पहला डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं भैया, एक बार याद दिलाओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फैक्टर प्राइसेस यानी फैक्टर पेमेंट पे करते हैं, तो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं जितना उसको चाहिए या जितना उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे कम ना दूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं उसको उससे कम दिया तो वो भाग जाएगा, अगर मैं उसको उससे कम दिया तो भाग जाएगा, कहां भागेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरे के पास चले जाएगा, जहां उसको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा वहां चले जाएगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को मदद करता है एक फैक्टर प्राइस का एप्रोप्रिएट, यानी कि जो प्राइस उसको पे करना चाहिए वो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, तो देखो इकोनॉमिक रेंट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, तो देखो इसमें क्या बोलता है, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू द फैक्टर्स एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब एक फैक्टर को मैं एक्चुअल में जितना पे कर रहा हूं माइनस उसको जितना चाहिए था,
उसको उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी मैं उसको जितना पे कर रहा हूं माइनस उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इकोनॉमिक रेंट। तो इकोनॉमिक रेंट डिटरमाइन करने में भी ये हेल्प करता है कि इकोनॉमिक रेंट कितना है। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है फैक्टर्स एक्चुअल अर्निंग माइनस उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको वाइडली यूज करते हैं। ओके, डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न। अब कंजम्पशन पैटर्न के लिए भी ये बहुत ज्यादा हम लोगों को हेल्प करता है। जैसे कि जैसे मान लो मेरे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी इनकम है, एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी इनकम है और मेरे को दो प्रोडक्ट खरीदने हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए मैं दो ही प्रोडक्ट ले सकता हूं एट अ टाइम। तो मेरे को अगर ये वाले प्रोडक्ट को ज्यादा लेना है तो इस प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को ज्यादा लेना है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड करूंगा, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट को मेरे को ज्यादा लेना है तो कौन से प्रोडक्ट को मैं फॉरगॉन करूंगा यानी सैक्रिफाइस करूंगा, ठीक है। तो कंजम्पशन पैटर्न में भी मेरे को कंजम्पशन पैटर्न या एप्रोप्रिएट सेट डिसाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो मेरे पास गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज कांस्टेंट है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ कि ये वाला कम बनाओ, ये वाला ज्यादा ऐसे करके। तो उसमें भी कितने प्रोडक्ट को कितना बनाओ अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटरी अवेलेबल इन द स्टॉक। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे मान लो मेरे पास गुड 1 भरा पड़ा है स्टॉक में पिछले साल का, तो मैं इस साल गुड 1 कम बनाऊंगा, गुड 2 ज्यादा बनाऊंगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को हेल्प करता है निकालने में कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करूं, ठीक है। तो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इफ द प्रोड्यूसर डिसाइड टू प्रोड्यूस ग्रेटर ऑफ वन, ही हैज टू सैक्रिफाइस अमाउंट ऑफ अनदर। डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटी, नेशन की प्रायोरिटी के बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर हेल्प करता है कि पहले वॉर गुड बनाऊं या सिविल गुड बनाऊं। वॉर वाला ज्यादा लगे, सिविल ज्यादा लगे। जैसे अभी अगर बॉर्डर डिप्रेशन चलने लगी, ठीक है, बॉर्डर टेंशन चलने लगी, तो वॉर गुड ज्यादा बनेंगे, सिविल गुड कम बनेंगे। और अगर नहीं चल रही है तो फिर सिविल गुड ज्यादा बनेंगे, वॉर गुड। जैसे मान लो फ्लड आ गया कहीं पर, ये उधर उधर कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो सिविल गुड, सिविलियंस वाले गुड ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो सिविल गुड्स बनाएंगे, वॉर गुड्स कम कर देंगे। तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको मदद करता है। समझ में आ गई क्या बात? यस। अब देखो नेक्स्ट, रीड मार लेना ना भैया मेरे, भैया मेरे रीडिंग बहुत जरूरी है। मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं छोड़ दिए, रीड मारे करो। मैं तो तुम लोगों को बस फैसिलिटेट करा रहा हूं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहां पर एग्जाम्पल दे दे के तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। रीडिंग और लैंग्वेज तुमको पढ़नी है ना, तुमको पढ़नी, हमको आती है, तुमको पढ़नी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर एक एंटरप्राइज का जितना भी खर्चा होता है डायरेक्टली जो कैलकुलेट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली जो कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा पूरा खर्चा मिलाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हो, तो कॉस्ट शीट में जितने पूरे खर्चे मिलाते हो दैट इज प्राइवेट कॉस्ट, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? और एक बात बताओ, क्या फैक्टर, क्या प्राइवेट कॉस्ट को मैं इंक्लूड करता हूं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए? हाँ भैया, कॉस्ट शीट में तो हम करते हैं इंक्लूड, यस। तो प्राइवेट कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं अपना कॉस्ट निकालने के लिए, लेकिन सोशल कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो व्हाट इज सोशल कॉस्ट? सबसे बड़ी बात यह है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, तो मेरी फैक्ट्री, वहां प्रोडक्शन काम चल रहा है, मैंने प्रोडक्शन किया, एक नंबर प्रोडक्शन बन के बाहर निकला, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लिस्ट डाउन किया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ लिखा, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, 150 रुपए का वो सामान है, वो मार्केट में गया बिकने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। मैं बोला कि मेरी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता है, उस धुएं से मेरे जो सिटी है वो पल्यूट हो रही है, लोगों को सांस लेने में ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है, बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो काले पड़ते जा रहे हैं, पत्तियों में राख जमते जा रही है, वो जो राख होती है ना ब्लैक ब्लैक, वो जमते जा रही है। तो एक बात बताओ, इसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? मेरे वजह से जो इतने सारे लोगों की तबीयत खराब होगी उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? मेरे वजह से कुछ लोगों को अस्थमा हो जाएगा उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? मेरे वजह से कुछ पेड़ में जाके धुआं जम जाएगा उसको कौन, जंगल नेचर, उसका वजह से चिड़िया परेशान, जानवर परेशान, उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? नहीं किया ना मैं अकाउंटिंग। कहां किया? कॉस्टिंग में करते हो क्या अकाउंटिंग? नहीं करते ना, तो दैट इज सोशल कॉस्ट, दैट इज सोशल कॉस्ट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बता देता हूं। क्या होता है दूसरा पॉजिटिव, क्या होता है? मान लो मेरी फैक्ट्री डाला, मैं अच्छा आदमी, मैं अपनी फैक्ट्री डाला, फैक्ट्री के बाहर में बहुत बड़ी एक लैंड मेरी पड़ी हुई थी जो कि यूज में नहीं थी, तो मैं वहां पर पब्लिक पार्क खोल दिया, और वो पब्लिक पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिम इक्विपमेंट भी लगा दिया वहां पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे शहर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं फैसिलिटेट करवा दिया। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव सोशल कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसको एक्सटर्नलिटीज भी बोलते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट में, ठीक है, पढ़े होगे तो याद होगा, एक्सटर्नलिटीज भी बोलते हैं। पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन बताओ, हाँ भैया एक्सटर्नलिटी याद है। देखो, प्राइवेट कॉस्ट मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज while maximizing its profit take into account private cost only. Oh, however the productive activity of any private sector firm can generate either a positive or negative impact on the society as a whole. तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। फिर ये एग्जांपल दिया है, इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है। बोल रहा है, in order to maximize social welfare the social marginal costs have to be equated to the marginal revenue. In other words,
द इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बोल रहा है सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन के टाइम आपको सोशल कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो आप कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान देना है, मतलब सोसाइटी के प्रति भी आपको अपना कर्तव्य ध्यान में रखना है। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? तो कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट फंक्शन मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये इनपुट, इनपुट मतलब जो इनपुट में डालता हूं इधर से मशीन के अंदर, उससे आउटपुट भर के बाहर निकलता है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या होता है? आउटपुट। तो कॉस्ट फंक्शन मींस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल सी बात है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कॉस्ट जो होते हैं ना वो शॉर्ट रन में दो हिस्से में डिवाइडेड है, पर लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में ऑल दी कॉस्ट आर वेरिएबल्स, बट शॉर्ट रन में कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला मैं? लॉन्ग रन में कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। भैया फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री is going to be fixed in short run. In short run, rent is going to be fixed. ठीक है, but in long run, rent is also going to be changed. जैसे जैसे भाई 1-2 साल 5 साल में देखते हो रेंट इंक्रीमेंट होता है, रेंट बढ़ता है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग जमीन की रेट बढ़ती है तो रेंट बढ़ता है। तो वही लॉन्ग रन में तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा, शॉर्ट रन में रेंट इज गोइंग टू बी फिक्स। क्या आपका किराएदार हर महीने आपको आके बोलता है अगले महीने से 500 ज्यादा देना, अगले महीने से 100 रुपए ज्यादा देना? नहीं बोलता है। तो शॉर्ट रन में वो फिक्स रहता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो एग्जाम्पल उसका रॉ मटेरियल, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है लेबर ज्यादा मंगाने पड़ेंगे, लेबर भी चाहिए, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया सिंपल शब्दों में इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं विच कैन नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं विच वेरी मतलब होता है चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट बढ़ाओगे तो वो चेंज होंगे, आउटपुट कम करोगे तो वो चेंज होंगे, पर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, the cost which don't change with the change of output are called fixed cost. It means output may be increased or decreased, but no change in this cost irrespective of the level of quantity. The producer must incur the cost even the output is zero, the fixed cost is positive. The fixed cost curve will be parallel to OX axis. तो देखो सिंपल सी बात है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। मान लो 5,000 रुपए रेंट है, तो ये 5,000 रुपए की रेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट रन में, तो इट इज गोइंग टू बी पैरेलल। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, मैं कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करके बाहर चले गया, मैं कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करके बाहर चले गया, रेंट वाला बोलेगा क्या मत देना रेंट 1 महीने का, आपका प्रोडक्शन बंद है रेंट देना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन जीरो भी हो तो भी ध्यान रखना टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, अगर प्रोडक्शन जीरो हो तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर होता है। ये चीज गठान बांध दो क्योंकि आगे काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर लैंड बिल्डिंग सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय इंटरेस्ट पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, ये तो एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, cost which change with the change in the output quantity are called variable cost. It means the output is increased, the cost also increased, the output is decreased, cost also decreased. When the output is zero, cost is also zero. TVC will be sloped upward from left to right and it is started from the origin. तो बोल रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है आउटपुट के साथ, हमको पता है। अगर आउटपुट बढ़ाओगे वो भी बढ़ेगा, आउटपुट कम करोगे तो वो भी कम होगा। समझ में? इसका कर्व कैसा होता है देखो, TVC, और ये होता है टोटल कॉस्ट कर्व। समझे? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो जीरो पे जीरो है, क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो तो रॉ मटेरियल लगेगा क्या? प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो लेबर्स लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। पर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये भी बढ़ते जाएगा। इनवर्सली एस शेप होता है क्योंकि पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन कांस्टेंट ऑर्डर में, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इनवर्सली एस शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? इनवर्सली एस शेप्ड, इनवर्सली एस शेप्ड का होता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल है? क्या टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल है? बोलो हाँ। हाँ भैया पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्यों? दोनों के बीच फिक्स डिफरेंस क्यों है? ऐसे करके एकदम फिक्स्ड डिफरेंस क्यों जा रही है दोनों के बीच में? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है टोटल फैक्टर कॉस्ट, और वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी भी कांस्टेंट है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम लोग एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन होगा जीरो, जब प्रोडक्शन होगा जीरो, उस सिचुएशन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा जीरो, तो उस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। ये चीज ध्यान में रखना। जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जीरो होता है।
तो उस सिचुएशन में टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया? और वो यहां से क्यों चालू हो रहा है, ये देखो इसी सिचुएशन में, देखो प्रोडक्शन जीरो है, यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ जीरो, यहां से क्यों चालू हो रहा है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, इसलिए टोटल कॉस्ट चालू यहां से हो रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट चालू यहां से हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट से चालू हो रहा है। समझ में आया? तो डायग्राम समझ लो, जिंदगी में सुख आएगा तुम्हें। एक सेकंड रुकना, फिर हम लोग डिफरेंस करते हैं। चलो देख ले अब थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह हम लोग। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पे डिफरेंस बता रहा है, फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करेगा, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा, रिलेटेड दे आर रिलेटेड विद द फिक्स फैक्टर, दे आर रिलेटेड विद द वेरिएबल फैक्टर, दे डिड नॉट बिकम जीरो, दे बिकम जीरो। ठीक है, अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन आर नॉट रिकवर्ड इवन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन। देखो बोल रहा है फर्म, लास्ट लाइन वाला तुम लोग समझो, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि फर्म अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही है तो भी प्रोडक्शन करते रहेगी, पर अगर फर्म वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही है तो प्रोडक्शन रोक देगी। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है, जहां टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाता है। लेकिन शट डाउन पॉइंट कहां होता है, शट डाउन पॉइंट वहां होता है जहां पर फर्म इज ओनली एबल टू रिकवर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तक फर्म वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर सकती है तब तक वो प्रोडक्शन करते रहेगी, पर जैसी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर होगा, प्रोडक्शन बंद, कंपनी बंद, पैसा बर्बाद। समझ गए? पर अगर वो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही देन ऑल्सो वो कंटिन्यू करेगी, इस उम्मीद में कि आगे चल के रिकवर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तुम टोटल लगा दो तो टोटल कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, देखो यहाँ पर आउटपुट जीरो है, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो है, टोटल कॉस्ट भी 20, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट 20 है, टोटल कॉस्ट भी 20 है। समझे? जब आउटपुट क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और बाकी तो ये तुमको दिया है अलग अलग। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट हर बार सेम होगा, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुमको दिया है, ये दोनों को तुम प्लस कर दो तो ये आ जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, ये देखो तुमको कर्व दिया है, ये देखो इनवर्सली एस शेप है, ये देखो इनवर्सली एस शेप, ज्वाइनिंग ऑफ डॉट्स, स्टीव जॉब्स बोलते थे ना ज्वाइनिंग ऑफ डॉट्स, पास के डॉट्स को ज्वाइन करते हुए चलो तो बस वही है। ये देखो अब आ रहे हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो एवरेज के और मार्जिनल कॉस्ट हमको देखना है, और बाकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट देखना है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को तुम आउटपुट से, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो तो एवरेज कॉस्ट आता है। समझ में आया? मतलब इनको तुम आउटपुट से डिवाइड करते जाओ। जैसे मान लो ये देखो 20 डिवाइडेड बाय 0, तो ये देखो यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट नील आया। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तुम इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकते थे। 20 डिवाइड बाय 1 20, 20 यहाँ 20 कर लो, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 डिवाइड बाय 3 6.66 ऐसे। ठीक है, तो जो वो है फिक्स कॉस्ट है उसके सामने वाले आउटपुट से उसको डिवाइड करो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके सामने वाले आउटपुट से उसको डिवाइड करो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जो टोटल कॉस्ट है उसको सामने वाले आउटपुट से डिवाइड करो तो एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट। एक बात बता दूं, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम थिंग है ना। वैसे टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट तो फिर सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तुम लोग बोलोगे भैया एवरेज कॉस्ट कहां से आ गया। तो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सेम थिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो मार्जिनल वही है, बाजू वाले को ऊपर वाले से माइनस, बाजू वाले को ऊपर वाले से माइनस। कौन सा बाजू वाला? टोटल कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के बाजू वाले को ऊपर वाले से तुम माइनस करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा। ये देखो जैसे यहां देखो 8 माइनस 0 8 हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया। ठीक है, 18 माइनस 14 4 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 कैसे लिख दिया है? हाँ यार एक मिनट रुको, कुछ गलती है यहाँ पर। लेट मी रब दिस। 8 9 10 16 14, इसको सही कर लो। 18 माइनस 14 ये 4 होगा, फिर ये भी 4 होगा, फिर ये 6 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 8 होगा, फिर ये 5 होगा। बाकी सही है, ये बीच के 3 सही कर लो। ये 4 4 6 होंगे। हमारे बुक में पहले क्या दिया था? 6 4 4 दिया, उसको 4 4 6 कर लो, उसको 4 4 6 कर लो। सही कर लेना बेटा, गलती हुई है यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कर्व देखेंगे। कर्व तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व ये देखो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। इसको ना
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग टिक कर लेना। एक और चीज ध्यान में रखना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर टच एक्सिस। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, कभी भी वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, तो दैट्स व्हाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगा पर टच कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का होता है, ये देखो ऐसा दिखता है। तुम लोग प्लॉट करके देख सकते हो, चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम लोग प्लॉट करके भी देख सकते हो। ठीक है, और वैसी एवरेज कॉस्ट ये रहा। एवरेज कॉस्ट कर्व थोड़ा सा ऐसे है, ज्यादा यू शेप का, बिकॉज इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों मिला के ही ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ देखते हुए हम लोगों को एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे। ठीक है, इसके बाद आया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। मार्जिनल कॉस्ट एन का फॉर्मूला होता है, मतलब बाजू वाले को ऊपर वाले से माइनस। मैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया हूं, सीधा बाजू वाले को ऊपर वाले से माइनस करो तो ये आ जाता है, समझे? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया। एक और फॉर्मूला मैं तुमको चेंज इन वाला सिखाया था, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी भी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट पर तुम लोग बोलोगे भैया मार्जिनल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट कर्व की तरह सेम सेम दिख रहा है। नहीं, अभी देखना तुम लोग, जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना तब तुमको ये देखो, ये है रिलेशनशिप ऐसा। जब ये लोग अपने अलग अलग एक्सिस में बन रहे हैं तो सेम दिख रहे हैं, पर जब ऐसे बनेंगे तब अलग दिखेंगे। समझ में आया? तो अभी तो रिलेशनशिप हमको पढ़ना ही है। एवरेज कॉस्ट यहाँ पर फिर से दे दिया क्या फॉर्मूला? मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ रिलेशनशिप देखो, द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो यहां पर जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है तब मार्जिनल कॉस्ट उसको यहां से नीचे से काटते हुए निकल रहा है, तब मार्जिनल कॉस्ट उसको ऐसे नीचे से ऐसे काटते हुए निकल रहा है जब वो क्या है? मिनिमम है। देखो है ना, काम करते हैं, यहां पर एक डायग्राम बनाओ तुम। एसी एमसी ऐसा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा उल्टा सीधा बनेगा। आई वॉन्ट टू मेक नोट रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। ठीक है, एसी और एमसी के बीच में हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तुम देखो, डायग्राम में ऑब्जर्व करते जाना, साथ साथ में लिखते भी जाना। मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिमिनिशिंग एंड एसी कर्व ऑल्सो डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग भी लिख सकते हो। डिक्रीजिंग मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा यू शेप्ड है, मैंने थोड़ा खराब बना है। ठीक है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट व्हेन द एसी बिकम्स लोवेस्ट कांस्टेंट। जब एसी कर्व देखो यहाँ पर कांस्टेंट हुई है, दिख रहा है, बहुत गहराई से देखोगे तभी दिखेगा। एसी कर्व जब यहाँ कांस्टेंट हुई है तब मार्जिनल कॉस्ट जब लोवेस्ट में था एसी तब उससे टकराया है। ठीक है, आफ्टरवर्ड marginal cost and average cost both started increasing, but the increase of marginal cost is more than average cost। तो यहां पर देखो फिर दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, एवरेज कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है। पर देखो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जाने की स्पीड जो है वो एवरेज कॉस्ट की ऊपर जाने की स्पीड से ज्यादा है। तो ऐसा ये रिलेशनशिप तुम लोग भी फटाक से लिख लो। हो गया, ऐसे एक रिलेशन हम लोग उन तीनों का भी बना लेते हैं।
AFC, AC, ABC। ठीक है, इनका भी बना लेते हैं। तो देखो इनके बीच में क्या ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑल थ्री कर्व्स आर डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तीनों कर्व डिक्रीज हो रही थी, फिर उसके बाद ABC स्टार्टेड इंक्रीजिंग, बट AC स्टिल डिक्रीजिंग बिकॉज AFC इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर से ABC इंक्रीज होना चालू हो गया, यहां से ABC इंक्रीज, पर उस टाइम पे फिर भी AC डिक्रीज हो रहा था बिकॉज AFC डिक्रीज हो रहा था। इसलिए फिर सर्टेन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद AC एंड ABC both started increasing। एंड चलो इतना ही लिख लो, both started increasing। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस between AC and ABC started diminishing but they are not going to intersect, but they are not going to intersect because of AFC। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस कम होती जाएगी, पर कभी लोग आपस में टकराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, AFC है। क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो इसको भी लिख लो फटाक से। चलो हो गया। अब आते वापस, गेट बैक टू पवेलियन। और कुछ है क्या? नहीं, अब लॉन्ग रन का हम लोग करना है। एक और चीज लिख लो, बोथ AC एंड ABC कर्व is U-shaped because of law of variable proportion। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़े, उसके कारण दोनों यू शेप के हैं। तो ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग रन कर्व में। तो देखो यहाँ पर अब एक बात समझो, शॉर्ट रन में तो कुछ जो कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, पर लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो जाते हैं। तो फर्म अब यहाँ पर डिसाइड करेगी कि कितने का प्लांट सेटअप करे, कितने की मशीनरी सेटअप करे, कितने की बिल्डिंग लगाए, क्या कितने का फैक्ट्री, कितने का प्लांट लगाए, कितने का कॉस्ट खर्चा करें, तो जो प्रोडक्शन है हमारा वो लीस्ट कॉस्ट में हो जाए। जो प्रोडक्शन, जो हमारा आउटपुट बनाने का जो मन है, जो हमारा आउटपुट बनाने की इच्छा है, वो लीस्ट कॉस्ट में हो जाए। तो मैं तुमको डायग्राम से डायरेक्ट समझाता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, यहाँ पर आउटपुट दिया, यहाँ एवरेज कॉस्ट दिया। ठीक है, और ये छोटे 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 बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये बड़ा वाला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो देखो मेरी बात समझो, मान लो मेरे को ये वाला आउटपुट बनाना है, ये इतना आउटपुट मेरे को प्रोड्यूस करना है। तो देखो अगर मैं यहां से लेके जाऊं, तो देखो SAC3 यानी मैं प्लांट सी ऑप्ट कर सकता हूं जिसमें सबसे कम खर्चा लगेगा। ये देखो सबसे कम एवरेज कॉस्ट इसमें लगेगा। पर मैं प्लांट 2 भी सेटअप कर सकता हूं, पर उसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा। मैं प्लांट 1 भी सेटअप कर सकता हूं, उसमें कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगा। समझे? तो यहां पर मेरे पास 3 अलग अलग प्लांट बनाने के ऑप्शन है। या तो मैं ये प्लांट 1 मान लो इसको, तो प्लांट 1 सेटअप कर सकता हूँ, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। प्लांट 2 सेटअप कर सकता हूँ, उससे कम खर्चा होगा। प्लांट 3 सेटअप करूँ तो सबसे कम खर्चा होगा। इस आउटपुट पे ना, इस आउटपुट लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं मेरे को यहां आउटपुट बनाना है, तो सबसे कम खर्चा कहां लगेगा? प्लांट 1 में। सबसे कम खर्चा कहां लगेगा? प्लांट 1 में। तो वही आउटपुट कम ज्यादा हो तो प्लांट के जो वो है इफेक्टिवनेस वो भी कम ज्यादा होती है। देखो मेरे को यहां प्रोडक्शन कर, यहां पर, तो देखो ये देखो प्लांट 4 से टकरा रहा है, प्लांट 4 से टकरा रहा है, इतना खर्चा होगा अगर मेरे को यहां प्रोडक्शन करना है तो। और देखो अगर मेरे को ये वाला प्रोडक्शन करना है, तो देखो मैं प्लांट 7 से सबसे सस्ते में कर सकता हूं, लेकिन मैं प्लांट 6 से भी कर सकता हूं। पर प्लांट 6 में खर्चा ज्यादा लगेगा, प्लांट 7 में कम लगेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि आउटपुट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग रन में हम लोग कौन सा प्लांट सेटअप करें तो हमारा कम से कम खर्चा हो, क्योंकि हमारे पास प्लांट सेटअप करने के बहुत सारे ऑप्शन है। समझ में? और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अटेंड करते हैं, वो तो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर in the above diagram there are various short run average cost curve which is correspond to various size of plant
The LAC curve will be tangent to each of the short run curve AC curve. It shows the least possible AC producing for a quantity of output. मतलब कम से कम खर्चा एक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना लग सकता है वो यही बताएगा। मेन पॉइंट्स क्या है? LAC कर्व इज यू शेप, LAC कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व एंड एनवेलप कर्व। ये चीज ध्यान में रखना, यू शेप के होता है पर इसका प्लानिंग और एनवेलप कर्व भी नाम होता है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व भी इसका नाम होता है। लाइक द LAC कर्व, द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC कर्व इज आल्सो यू शेप। बोल रहा है जैसे LAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है, वैसे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुमको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और तब तक तुम लोग ये सारी चीजें रिवाइज करो। ये सारी चीजें क्या करो? रिवाइज करो। कोशिश करना एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।